उम्मी अबू ने पसंद की शादी की थी क्योंकि दोनों तरफ के लोग इस रिश्ते पर राजी न थे, लिहाजा उन्होंने शादी में शिरकत न की। मेरे वालिदैन ने एक दूसरे को तो पा लिया लेकिन अपनों को खो दिया। तकदीर ने मेरी माँ को मेरे वालिद की वजह से अपनों से जुदा किया था। कौन जानता था कि कभी वो दिन भी आएगा कि मेरे जरिया वो उनसे दोबारा मिल जाएंगी। मेरी सूरत अच्छी थी मगर सीरत में तकब्बुर और अपने हसन के एहसास से उखड़पिन भरा हुआ था। पास पड़ोस के लड़के मेरी एक झलक देखने को बेताब रहते मगर मैं जो लड़कियों से बात करने को अपनी तौहीन जेद थी, लड़कों को कब घास डालती। कॉलेज में दाखिला लिया तो ये नखवत और बढ़ गई। तुरा ये कि जहानत में भी किसी से कम ना थी। मेरी हर चीज़ मुकम्मल थी। काश कि मेरी सीरत अच्छी होती। कौन जानता था कि लाडा ठाने वाले मेरे मुहाफिज मेरे वालिद की जिंदगी के दिन थोड़े हैं। मैं भी 17 बरस की थी कि वो गुजर गए। वालिदा के वालिदैन तो उनसे तर्क ताल्लुक कर चुके थे। उधर अबू के रिश्तेदार भी हमसे लाताल्लुक थे। ऐसे में हम माँ बेटी का अगर कोई सहारा था तो वो वालिद साहिब की जमा पूंजी और वो कोठी थी जिसमें हम रहते थे। जमा पूंजी ने साल भर साथ दिया, इसके बाद कोठी की बारी आ गई। अम्मी ने इसको फरोख्त करके छोटा सा 2 कमरों का मकान खरीद लिया था कि सर छुपाने का ठिकाना रहे। बाकी रुपया बैंक में जमा करा दिया था कि जिंदगी की गाड़ी कुछ अरसा आगे रवा हो और मैं भी सुकून से तालीम का दौर मुकम्मल कर सकूं। कॉलेज की तालीम ख़त्म करके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी को खातिर में न लाती, सिवाय एक लड़की के किसी को दोस्त ना बनाया, लिहाजा यहाँ भी मगरूर मशहूर हो गई। हमारी क्लास में आमिर नाम का एक लड़का बहुत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब समझा जाता था। एक बार हम पिकनिक पर गए तो वहाँ उसने मुझसे बात करना चाही। मैंने लिफ्ट ना दी मगर खुदा की करनी कि मैं लड़कियों के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गहरे पानी में गिर गई। तभी आमिर ने दरिया में छलांग लगाकर मुझको डूबने से बचा लिया। वो एक अच्छा तैराक था। कुछ देर बाद जब हवास बहाल हुए तो सबने खुदा का शुक्र अदा किया। हमारे असातिज़ा के भी पसीने छूट गए थे। ये एक मौजज़ा था कि मैं बच गई थी। इस वाक़या से भी मेरे दिल में आमिर के लिए नरम गोशा पैदा नहीं हुआ। इस दौरान मेरे लिए कई रिश्ते आए। आमिर ने भी अपनी वालिदा को 3 बार रिश्ते के लिए भेजा लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। आमिर को मेरे इनकार से बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी में इनकार की वजह पूछना चाही तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहर आलूद निगाहों से इसको घूरते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे तो मेरे घर के दरबान हैं, मैं तुमको अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। आइंदा मेरे घर रिश्ता भिजवाने की जुर्रत न करना वरना वीसी साहब शिकायत कर दूंगी। ये कहकर मैंने गमले में थूका और आगे बढ़ गई। वो हक्का बका मीर अमना तक तारा गया। इस वाक़या के बाद ना तो वो कभी मुझसे मुखातिब हुआ और ना मेरी तरफ देखा। मैंने भी शुक्र किया कि तुम रूठे हम छूटे। तालीमी साल मुकम्मल हुआ तो मैं घर बैठ गई। आमिर को मेरी खबर रही और ना मुझे इसकी। तब मेरी उम्र 28 साल थी। घर में करने को कुछ न था तो बोर होती रहती थी। रफ्ता रफ्ता माली हालात तंग होने लगे। जायदाद के पैसे ख़त्म हो चले तो नौकरी की तलाश में घर से निकली। 2 साल तक मुनासिब मुलाजमत की तलाश में सरगर्दान रही लेकिन कामयाबी ना मिली। जहाँ भी गई अक्सर मैली निगाहों वाले अफराद से साबिका पड़ा। सख्त जहनी कोफ्त के साथ घर को लौटती तो कई दिन दहलीज से बाहर कदम रखने को दिल ना करता। अब तो मेरे लिए पहले जैसे अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। अगर आते भी तो शादीशुदा और उम्र रसीदा मर्दों के जो दूसरी या तीसरी शादी के आरजूमंद होते थे। ऐसे रिश्तों को मीर अज़हन कबूल करने को तैयार न था। एक रोज़ जब घर में राशन था और न पैसा पाई, बहुत अफसरदा बैठी थी कि अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का इश्तिहार देखा। एक कंपनी को लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। दिए गए पते पर गई तो चपर उसने मुझे बताया कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मेरी नज़र अचानक साहिब के कमरे में दीवार पर लगी तस्वीर पर गई तो वो खुला गई। ये आमिर की तस्वीर थी। फौरन कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकली तो सामने आमिर आते नजर आ गए। वही आमिर बेमी जिसकी बेइज्जती की थी। वही इंसान अब दरवाजे में खड़ा था।
जिसे देखकर मेरे ओसान खता हो गए थे। आमिर ने बहुत शाइस्तगी से सलाम किया। मतानत से कहा, मिस बख्त, कैसे मुझ गरीब के दफ्तर में कैसे आना हुआ? नौकरी का पता करने आई थी, लेकिन अब नहीं करनी मुझे आपके पास नौकरी। ठीक है, नहीं कीजिए, लेकिन आदाब मेज़बानी तो निभाने दीजिए। अगर कुर्सी पर तशरीफ़ रखिएगा तो मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। उसने कुछ इस तरह हमदर्दाना लहजे में ये बात की कि मुझे अपने साबिका कैसे पर शर्म आ गई। क्या सोच रही हैं? आइए। मारे लिहाज के मैं उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ ही गई। ये बताइए कि मुलाजमत क्यों करना चाहती हैं? अगर बहुत ज़रूरी है मुलाजमत करना और मेरी कंपनी में नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी कंपनी में अच्छी मुलाजमत पर रखवा देता हूँ। वादा करता हूँ कि इसके बाद आपकी इजाज़त के बगैर ना आपसे बात करूँगा और ना फ़ोन करूँगा, क्योंकि आपके मिजाज से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इसने इतने एतमाद और अपनायत से ये बातें कही कि मैंने इसको अपने हालात बता दिए। वो कहने लगा, काफ़ी अरसा मुलाजमत की तलाश में रहने से आपको मुआशरे के रवैयों का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप मुझ पर ही एतबार कर लें? मैं आपको अच्छी सीट पर मुलाजमत दूंगा और तनख्वाह भी माकूल होगी। इसके अलावा आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दूंगा। मुझे शर्मिंदा ना करो आमिर। मैं तो इस वजह से वापस जा रही थी, इस रोज़ तुम्हारी एहानत की थी और बदले में तुम्हारे हसन सलूक से शर्मिंदा हो रही थी। मुझे खोलगा के दोबारा भटकने की बजाय आमिर की पेशकश को कबूल कर लेना अच्छा है। आमिर ने IT का कोर्स करवाने में मदद की और जब मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया तो मुझको जॉब दे दी। ताहम वो मुझसे कभी बेतकल्लुफ़ ना हुआ, लिए दिए रहता, ज़रूरत पर मुख्तसर बात करता, लेकिन ये सभी ऑफिस वाले जान गए थे कि वो मेरी इज़्ज़त करता है, बहुत एहतराम से पेश आता था, तो सभी लोग इज़्ज़त से पेश आने लगे। किसी की जुर्रत न होती कि मैली नज़र मुझ पर डालने। मुझे आमिर की कंपनी में मुलाजमत करते 6 माह गुजर चुके थे। इस अरसा में इस शख्स की अच्छाइयों को देखने और परखने का मौका मिला तो दिल है इसका एहतराम करने लगी। अब अपना साबिका पर तकब्बुर रवि याद करती तो माजा तमाम खुद को तसल्ली देती थी कि इस वक्त तालिबा थी और वालिद का साया भी सर पर न था। ऐसे में किसी अजनबी लड़के पर क्यों कर एतबार कर लेती? मैं भी तो हक बाजानिब थी। ये अलग बात कि जब आमिर ने मुझे से कभी बदतमीजी ना की थी तो मुझे भी उसके साथ अखलाक से बात करना चाहिए थी। खैर, जो होना था हो चुका था। इंसानी रवैये तो अपनी शख्सियत की कमतरी और बरतरी की वजह से मारज़ वजूद में आते हैं। किस्मत ने हमें मिलाना था, सो मिला दिया। कल जो तकदीर मुझ पर नामेहरबान थी वो आज मेहरबान हो चुकी थी। मैंने उम्मी को बताया कि मेरा बास मेरी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है और ये बिज़नेस इसके वालिद से विरासत में मिला है। वालिदा ने कहा, अगर वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो किसी दिन खाने पर बुला लो। अम्मी का ख्याल दुरुस्त था। वो समझ चुकी थी कि आमिर के दिल में मेरे लिए जगह है, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। एक दिन उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सो मैं दफ्तर न गई। इस दिन मेरे ज़िम्मे अहम काम था और मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करूं। ये बात आमिर को पता थी, लिहाजा उसने मेरे घर फ़ोन किया कि मेरी खैरियत का पता चल सके। अम्मी ने फ़ोन पर बात की और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बेटी के अलावा मुझको संभालने वाला कोई नहीं। तभी वो आपको छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा रही है। आंटी, छुट्टी की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, बख्त मेरे क्लास फेलो है, मैं उनको मुलाजिम नहीं समझता, सिर्फ खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया था। अगर ऐसी बात है बेटे तो घर आ जाओ और मेरी खैरियत देख लो। आमिर ने ऑफिस ऑफ होने के बाद गाड़ी निकाली और हमारे घर आ गए। जब उसने कॉल बेल दी, मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। ये वही शख्स था जिसका दिल कभी मेरे लिए धड़का था और आज मेरा दिल उसकी खातिर धड़क रहा था। वक्त का अजब चलन है, हालात की काया पलटते देर नहीं लगती। कल वो मीर मुश्ताक दीद था और आज मैं उसकी मुंतज़िर थी। दूसरी बार भी वो उम्मी की इयादत की खातिर हमारे घर आए और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए। वो दोनों उस तरह घुल मिल गए थे जैसे बरसों से जान पहचान हो।
उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जिनको मैं न सुन सकी, लेकिन जब आमिर चला गया तब उम्मी के चेहरे पर तमानियत थी। वो आज बहुत खुश और सुखी लग रही थी। शाम को आमिर दोबारा आया और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गया। आज इनके दरमियान में ही खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। उम्मी ने बाद में बताया कि बख्त, दरअसल ये मेरा भतीजा है। तुम्हारे ननियाल के रूठ जाने के बाद मेरे भाई ने भी मुझसे क़त ताल्लुक़ कर लिया था। खुदा ने तुम्हारे वसीले से मुझे मेरे भतीजे से मिलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब कियर कावत थी मेरी माँ आमिर की फूफी थी, जिन्होंने अपने भतीजे को गिले से लगा लिया था और फिर आमिर की दिली मुराद पूरी हुई। वो एक बार फिर अपनी वालिदा को हमारे घर लाया और उन्होंने झोली फैला दी। बताती चिल्लों के उम्मी की शादी के साल बाद मामू की शादी हुई थी, लिहाजा उम्मी ने अपनी इस भाभी को इस वक्त नहीं पहचाना था जब वो पहले 2 बार हमारे घर रिश्ते के लिए आई थी। उम्मी ने अपने भाई से मिलने की आरजू की। मुमानी और आमिर उनको भी मिलाकर उम्मी के पास ले आए। इस दिन का मंजर दीदनी था जब एक लंबी मुद्दत बाद उम्मी और मामू मिले थे। मामू ने कहा, बहन मेरा तो बहुत जी चाहता था अब से मिलो, मगर वालिद ने किस्म दे दी कि अब सुल्ताना से नहीं मिलना है, तभी दिल पर पत्थर रख लिया था। आमिर ने मुझे कहा कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मीर की शादी धूमधाम से आमिर के साथ हो गई, जिसमें दोनों खालाएं शरीक हुई। नानी जान भी आए, मगर अफसोस के नाना वफात पा चुके थे। इस तरह मेरी माँ को मुद्दतों बाद उनका मैका और मुझे ननियाल का दीदार नसीब हुआ। जब सालों बाद भाई बहन गिले मिले तो वालिदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उम्मी कहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी अपनों से मिलूंगी और हम फिर से एक हो जाएंगे। मेरी शादी के 4 माह तक वालिदा अपने ही घर में रही, मगर वो बीमार रहती थी। तभी आमिर और मामू उनको समझा बुझाकर अपने घर ले आए। ये वो घर था जिनमें नाना की तरफ से इनका भी हिस्सा बनता था। मामू ने वो हिस्सा उनको दे दिया तो वो सुकून से रहने लगे, लेकिन ये हिस्सा बिलाखिर तो वापस आमिर के पास ही आना था। अफसोस कि मेरी वालिदा सिर्फ 3 बरस ही अपनों के साथ रह सकीं और फिर अपने खालिक के पास चली गई। आज हर सिख हर नेमत मेरे पास है, मगर माँ नहीं है, जिसने कितने दुख उठाकर मुझे परवान चढ़ाया था। सच है इस जहान में माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं और माँ की हस्ती का कोई नाम अलबदल भी नहीं।